तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जो होना है 2026 में, उसके संदर्भ में भारतीय संविधान के विकास पर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे हम। तो उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो नया नोटिफिकेशन आया है, असल में जो 2023 में नोटिफिकेशन आया था बिहार एसएससी सेकेंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, ये उसी का एक्सटेंडेड या बढ़ा हुआ रूप है, जिसमें पदों की संख्या बढ़ाकर कुल 24,000 के आसपास कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन 2023 में ही आया था, इसको फिर से ओपन कर दिया गया है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं या जिन्हें नहीं पता है वो इन्हें फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्टिंग में फॉर्म का फीस ज़्यादा था, वर्तमान समय में जो फीस है वो मात्र 100 रुपये कर दिया गया है 2024 के एक नियम के तहत, है ना। तो अब बहुत सारे लोग इसको भर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इसमें पद हैं। तो अब देखें हम भारतीय संविधान के विकास की ओर अगर हम बात करें तो जैसा कि पता है सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। तो इन दोनों ही युद्ध को अंग्रेज जीत लिए थे, ठीक है। और जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिए तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। इसमें सबसे पहला जो अधिनियम पारित किया गया था वह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य होते थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अब इसकी मुख्य बातें ये थी कि कंपनी के शासन पर इस अधिनियम के माध्यम से संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई थी सन 1774 ईस्वी में। इसके बाद इस अधिनियम में कुछ खामियां थी, इसकी वजह से 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट के द्वारा क्या है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ये व्यापारिक मामलों को देखरेख करते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे ये राजनीतिक मामलों को देखभाल करते थे। तो ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री तत्कालीन विलियम पिट द यंगर के नाम पर इस अधिनियम को नाम किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र जो थे वो प्रभावी रूप से ब्रिटिश संपत्ति बना दिए गए थे। और इसमें यानी कि जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था यह भारत में शक्तियों के पृथक्करण की शुरुआत जो है इसी अधिनियम के बाद मानी जाती है, जिससे भारत में दोहरे शासन की नींव पड़ी, है ना। अब क्या हुआ था कि अब फिर कुछ किया इन्होंने। तो 1793 का चार्टर एक्ट बनाया गया, है ना। 1793 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या था, जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी हैं इनके जो वेतन वगैरह हैं ये भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई 1793 के चार्टर अधिनियम से। इसके अलावा 1793 के चार्टर अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर था व्यापार करने का उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। साथ ही साथ इसने भारत में कंपनी के अनन्य व्यापारिक अधिकारों को बनाए रखा और जो गवर्नर जनरल थी उसे और अधिक शक्ति प्रदान कर दी। और यह तय किया गया कि ठीक 20 साल बाद इसका समीक्षा की जाएगा इस अधिनियम का। तो इसी संदर्भ में 1813 ईस्वी में दूसरा चार्टर अधिनियम लाया गया। और ये जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था इसको लाने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 1790 के आसपास तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। ऐसे में भारत में उसके पास बड़े भूभाग थे और वह भी भारी राजस्व अर्जित कर रही थी। तो ब्रिटिश नीति निर्माता यानी कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उन्होंने सोचा कि इसके चार्टर को नवीनीकृत करने के साथ साथ लाभ सुनिश्चित किया जाए और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी इस पर अधिक नियंत्रण लागू करने की जरूरत है। इसलिए 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो लाया गया। और जैसा कहा कि इसके 20 साल बाद दूसरा अधिनियम बना चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ जो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था। यानी कि जो आम आदमी जो
आम ब्रिटिश नागरिक जो भारत से व्यापार नहीं कर सकते थे उनके लिए खोल दिया गया। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वह चाय और चीन के साथ बना था, और कुछ सीमाओं के साथ सभी जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनके लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। इसके बाद 1853 में तीसरा चार्टर एक्ट आया, सॉरी 1853 में नहीं, 1813 के बाद 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट आया। तो 1833 का जो तीसरा चार्टर अधिनियम आया था, तो इसके द्वारा क्या है, जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था टोटली समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का काम जो था ब्रिटिश सरकार की तरफ से सिर्फ भारत का शासन करना रह गया, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो भारतीय कानून थे उनका वर्गीकरण किया गया, और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब बात कर लें कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वह, तो इस समय जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, है ना। इसके अलावा क्या हुआ कि ये जो तीसरा चार्टर एक्ट था 1833, यह 1813 में जो दूसरा चार्टर एक्ट बना था उसका 20 वर्षों का एक्सटेंडेड था। मतलब इसमें फिर से 1833 में फिर से इसमें कहा गया कि हम 20 साल बाद फिर से नया चार्टर एक्ट लाया जाएगा इसकी समीक्षा करने के लिए। और कुछ अन्य प्रावधानों की अगर हम बात कर लें, और ये जो तीसरा चार्टर एक्ट है इसका ये भी एक भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका को पूरी तरह से प्रशासनिक बना दिया, साथ ही साथ भारत में कानूनी सुधारों की दिशा में पहला कदम उठाया, और जो विधायी शक्तियां थी उनका बदलाव हुआ, यानी कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनसे उनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई, और सभी कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को दे दिया गया। और इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था वह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल एक प्रशासनिक संस्था बन गई, है ना। और इसके अलावा इस अधिनियम के आने के बाद ही भारत से दास प्रथा की समाप्ति की गई, और विधि आयोग की स्थापना भी इसी समय 1833 में ही विधि आयोग की स्थापना की गई थी, और लॉर्ड मैकाले जो थे ये विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसका उद्देश्य था कि भारत में जो जितने प्रकार के कानून हैं सभी को संहिताबद्ध किया जाए। अब हम चौथे चार्टर एक्ट की बात करें जो कि 1853 ईस्वी में आया था, तो इसमें क्या था, जो 1853 का जो चौथा चार्टर एक्ट था इसका सबसे प्रमुख विशेषता ये था कि जो सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत था उसे समाप्त कर कंपनी जो थे कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई, फिर नया कानून बना 1858 का। तो 1858 का जो चार्टर अधिनियम बना इसमें क्या हुआ कि भारत का जो शासन था कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश का उनके हाथों में सौंप दिया गया। अब भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया, और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया जिसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया, और दूसरा कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, यानी कि बहुत सारे विभाग खोले गए। इस समय गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई 1861 के भारत शासन अधिनियम से। इसके अलावा 1892 में आया भारत शासन अधिनियम जिसने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की, और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की। इसके बाद फिर आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और यह इस मामले में ज्यादातर याद किया जाता है कि इसने मतलब धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व का उपबंध किया था, इसने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। साथ ही साथ भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला, और जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। इसके बाद आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।
इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो जो राज्य परिषद थे, इनके जो सदस्य थे, इनकी संख्या 60 थी, जिसमें 34 व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाता था और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इसके अलावा जो केंद्रीय विधानसभा है, इनके जो संख्या, सदस्य की संख्या थी वो 145 थी, जिनमें को 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 को मनोनीत किया जाता था। इनका कार्यकाल 3 सालों का होता था और दोनों ही सदनों के अधिकार जो थे वो एक समान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। और इसी समय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय थे, इसका प्रशासन गवर्नर खुद करते थे और जो हस्तांतरित विषय थे, उनका प्रशासन जो है प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जो उत्तरदायी भारतीय मंत्री थे उनके द्वारा किया जाता था। और ये थोड़ी सी लॉजिकल नहीं था, क्योंकि जो आरक्षित विषय थे उसमें जो बेहतरीन डिपार्टमेंट थे, बेहतरीन मंत्रालय थे, उनको या बेहतरीन जिससे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति होती थी उसे रखा गया था आरक्षित विषय में, जिनमें वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं जो थी ये आरक्षित विषय में रखे गए थे। जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा को शामिल किया गया था, पुस्तकालय को, संग्रहालय को, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। और जो आरक्षित विषय थे, पहले बताया आपको कि इनका प्रशासन जो है गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, और जबकि जो हस्तांतरित विषय थे इसका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। हालांकि इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था और 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत ली कमीशन की सिफारिश पर ली कमीशन, जिसका गठन जो है 1924 में किया गया था, उसकी सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात कर ले 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। और इस अधिनियम की जो कुछ विशेषताएं हैं वो ऐसी है। पहला ये कि अखिल भारतीय संघ, ये जो संघ था इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, जिसमें 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें थे उनके लिए यह ऐच्छिक था। और जो देशी रियासतें थी ये संघ में शामिल नहीं हुई और जो प्रस्तावित संघ की जो स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जो जारी की गई थी, मतलब जारी कर ही नहीं पाया गया, मतलब अवसर ही नहीं आया। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तो जो कुछ संघीय विषय थे जैसे कि सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामले, इनको गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया और जो अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था है उसके लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जो मंत्रिमंडल व्यवसायिका के प्रति उत्तरदायी था। और संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों एवं रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी और न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो थी प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी, जो कि लंदन में स्थित थी। और इसमें एक अन्य विशेषता यह था कि इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे और भारत परिषद का अंत कर दिया गया। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति था उसका विस्तार कर दिया गया और जो ये अधिनियम लाया गया इससे प्रस्तावना नहीं था। और इस अधिनियम के द्वारा यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और है ना,
तो ये था 1935 का अधिनियम। अब जो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया उसकी बात कर लें तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और प्रावधान कुछ जो निम्न जो प्रमुख थी, अगर उनकी बात कर ले तो इसमें यह कहा गया था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम से 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। और संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती रहेंगी। साथ ही साथ भारत मंत्री के पद जो हैं समाप्त कर दिए जाएंगे और 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक इसी के द्वारा शासन किया जाएगा। और जो देसी रियासतें थे उन पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको यह दिया गया मौका कि आप भारत या पाकिस्तान जहां चाहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इन्हीं सब की वजह से जो हमारा भारतीय संविधान का जो विकास हुआ इसमें ये सभी फैक्ट शामिल थे। तो इसके बाद बनता है हमारा संविधान सभा, जिस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।